अब हम पढ़ेंगे अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म विलयन के ही ऐसे गुण होते हैं जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। ये गुण विलय के प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे गुणों को अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, या हम इसमें दूसरा देख सकते हैं, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, और फोर्थ होता है परासरण दाब। ये कुछ गुण ऐसे हैं जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। ये गुण विलय की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करते हैं, जिस कारण ऐसे गुणों को अणुसंख्या के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट हेडिंग है दी हुई है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ये क्या होता है, इसे हम अभी पढ़ेंगे। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। मगर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वाष्प दाब में अवनमन। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूँ। किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के द्वारा बने विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलय के वाष्प दाब से कम होता है। चलिए इसका कारण समझते हैं पहले, कम क्यों होता है। ये हमारे पास में विलयन है। विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक विलय और दूसरा विलायक। विलयन में दो ही पदार्थ उपस्थित होते हैं, एक विलय और दूसरा विलायक। विलय अवाष्पशील है और विलायक शुद्ध वाष्पशील है, अर्थात विलय की कोई वाष्प नहीं बनने की है और विलायक की पूर्ण रूप से वाष्प बन जाएगी। अब देखिए, विलय की वाष्प नहीं बनने की है और विलायक की वाष्प बन जाएगी। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ हमारे पास में ये 200 ml विलयन है, जिसमें मैं अपने पास से मान लेता हूँ, जिसमें 180 ml विलायक और 20 ml विलय है। और ठीक इसी क्वांटिटी का हम ले लेते हैं 200 ml विलायक। अब सोचिए किसकी वाष्प दाब कम होगी और किसकी वाष्प दाब अधिक होगी। सीधी सी बात है, विलयन की वाष्प दाब कम होगी और विलायक की वाष्प दाब अधिक होगी। क्यों? क्योंकि विलयन में केवल 180 ml विलायक की ही वाष्प बनेगी, जबकि विलायक 200 के 200 ml की वाष्प बन जाएगी। इसकी पूर्ण रूप से वाष्प बन जाएगी, जबकि इसमें 20 ml विलय की वाष्प नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले कह रखा है कि विलय कैसा है, अवाष्पशील। इसकी वाष्प दाब कम हो जाएगी और इसकी वाष्प दाब अधिक हो जाएगी। 200 ml की वाष्प अधिक होगी और 180 ml की वाष्प कम होगी, जिस कारण इसका वाष्प दाब हमेशा अधिक रहेगा और इसका वाष्प दाब अर्थात विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम रहेगा। किससे? विलायक से। यदि विलयन ऐसा है कि उसमें विलय कैसा है, अवाष्पशील। अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से पहले, कि आप पहले वाष्प दाब में अवनमन समझिए। वाष्प दाब में अवनमन होता है क्या? शुद्ध वाष्पशील विलायक तथा अवाष्पशील विलय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब में अवनमन
कहते हैं। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए विलायक का वाष्प दाब है P0 और विलयन का वाष्प दाब है P, तब वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा? वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन बराबर होगा P0 माइनस P के। P0 क्या है? P0 है विलायक का वाष्प दाब और P क्या है? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो वाष्प दाब में अवनमन इक्वल हो जाएगा किसके? P0 माइनस P के। अब आप ध्यान से देखिए, वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, ध्यान से देखिए, वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वाष्प दाब में अवनमन बटे विलायक का वाष्प दाब, तो P0 माइनस P अपॉन T0, ये बन जाएगा। यही है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो चलिए अब इसका वो वाला भाग भी पढ़ लेते हैं जो थोड़ा सा मैथमेटिकल है। आइए समझते हैं। हाँ, यहाँ मैं आपको एक बात और समझा दूँ कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है विलयन में घुले हुए विलायक के वाष्प दाब से। अगर विलायक विलयन में घुला हुआ है, अर्थात विलय और विलायक एक साथ मिले हुए हैं विलयन में, तब विलायक का वाष्प दाब कम होगा। ठीक है, किसके सापेक्ष? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के। चलिए शुद्ध विलायक की वाष्प दाब P0 तथा विलयन में उपस्थित विलायक की वाष्प दाब P है। अब इसे राउट के नियम से समझते हैं। राउट के नियम से क्या था? राउट का नियम, राउट का नियम ये कहता है कि किसी वाष्पशील अवयव पदार्थों के द्वारा बने विलयनों का आंशिक दाब उनके मूलदंश के समानुपाती होता है। देखिए ध्यान से, हमने विलयन का जो विलयन में उपस्थित जो विलायक है उसका वाष्प दाब यहाँ हमने मान लिया P1, तो P1 समानुपाती किसके होगा? P1 समानुपाती किसके होगा? X1 के। या आप इसे कैसे लिख सकते थे? या इसे हम ये लिख सकते हैं, और P1 इक्वल टू किसके हो जाएगा? P1 इक्वल टू हो जाएगा X1 और P1 नोट के, इनके हो जाएगा। अब आप देखिए वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब में अवनमन, यहां हम वाष्प दाब में अवनमन को डेल्टा P से प्रदर्शित करेंगे। वाष्प दाब में अवनमन किसके बराबर होता है? ये कुछ फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। चलिए मान रखते हैं इसमें। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमारे पास में पहले क्या था? P0, और विलयन का वाष्प दाब हमारे पास में क्या था? P। इसका अर्थ ये है कि डेल्टा P इक्वल टू है किसके? P0 माइनस P के। पहले ध्यान से समझते हैं। विलयन का जो वाष्प दाब होगा वह विलायक की अशुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा। अर्थात अगर हम यहाँ देखें तो P जो है, P किसके इक्वल है? P1 के। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि P इक्वल टू X1
P1 नोट। ध्यान से समझिए, कभी आपको फिर कोई समस्या आए। यहाँ मैंने आपको बताया है कि जो विलयन का वाष्प दाब है वह अशुद्ध विलायक की वाष्प दाब के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ मान रखा शुरू में कि माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब P है। विलयन में वाष्प किसकी बनेगी? विलयन में केवल और केवल विलायक की ही वाष्प बनेगी। जब विलयन में विलायक की वाष्प बनेगी और विलायक की वाष्प अशुद्ध विलायक की वाष्प हमने क्या मान रखी है? विलयन की वाष्प दाब के बराबर। तो ये P किसके इक्वल हो जाएगा? P इक्वल हो जाएगा किसके? P1 के। तो यहाँ हम P के स्थान पर P1 की वैल्यू रख देंगे। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाता कि डेल्टा P इक्वल टू P0 माइनस, सॉरी यहाँ P1 नोट की जगह P0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? P0। तो यहाँ आ जाता हमारे पास में P0 माइनस P0 x1। P0 कॉमन ले लेंगे, तो P0 कॉमन लेने के बाद में यहाँ बन जाएगा 1 माइनस x1, चूंकि हमें पता है 1 माइनस x1 इक्वल टू किसके होता है? x2 के। तो यहाँ जाएंगे हम, तो ये हमारा क्या हो जाता? P0 x2 इक्वल टू किसके हो जाता? डेल्टा P के। x2 को ही रहने देंगे और डेल्टा इसे P0 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाता हमारा डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू x2। अब आप ध्यान से देखिए, डेल्टा P किसके इक्वल था? डेल्टा P, डेल्टा P इक्वल था P0 माइनस P के। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे और ये हमारा हो जाएगा P0 माइनस P अपॉन, ये P0 आया सॉरी इधर, P0 इक्वल टू x2। ये x2 क्या है? x2 मोल, x2 क्या है? मोल। यहाँ x2 क्या है? x2 मोल अंश है किसका? विलय का। और मोल अंश किसके बराबर होता है? चलिए क्लियर कर लेते हैं। x2 क्या है? x2 है विलय का मोल अंश या मोल प्रभाव। और x2 किसके इक्वल होगा? x2 इक्वल होगा N2 अपॉन N1 प्लस N2 के। क्यों होगा भाई? ये N2 क्या है? N1 क्या है? N2 है विलय के मोलों की संख्या और N1 है विलायक के मोलों की संख्या, और N1 प्लस N2 है विलयन के कुल मोलों की संख्या। अर्थात X2 जो विलय का मोल अंश है वह बराबर होता है किसके? विलय के मोलों की संख्या बटे कुल विलयन के मोलों की संख्या के। तो चलिए ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो अभी से थोड़ा सा इधर पढ़ लेंगे। तो ये हमारा हो जाता P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। कुछ इस टाइप से हो जाता है। यहाँ देखिए, विलय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या की अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती है। तो यहाँ हम ये लिख देंगे कि N2 प्लस N1, ठीक है, इक्वल टू किसके? N1 के। क्यों? क्योंकि विलय की मौलिक संख्या बहुत ही अधिक, विलायक की मौलिक संख्या बहुत ही अधिक होती है। तो यहाँ हमारे पास में हो जाता P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू, यहाँ हमारे पास रह जाता N2 अपॉन N1। ठीक है। अब मोलों की संख्या अगर हमें किसी की निकालनी हो तो मोलों की संख्या निकलती है भार बटे अनुभार से। तो हम यहाँ रख देंगे भार बटे अनुभार। अगर हम विलय का भार ले कितना W2 और अनुभार कितना लें M2, इसी प्रकार विलायक का भार बटे अनुभार, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा W1 बटे M1। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास में कुछ ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर हमारे पास में आ जाएगा W2 बटे M2 इंटू M1 बटे W2। ये किसके इक्वल हो गया? P0 माइनस P अपॉन P0 के। ये इक्वल हो गया इसके। ठीक। W2 क्या है? विलय का भार। और W1 क्या है? W2 है विलय का भार और W1 है विलायक का भार। M1 है विलायक का अनुभार और M2 है विलय का अनुभार। ठीक है। तो ये इतना ही था।